Good morning, class 6. Today we are going to start the second chapter of history. First chapter हम लोगों ने ऑलरेडी जॉर्ज वाशिंगटन का पढ़ लिया है. 1789 में वहाँ पे नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दैट वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड हाउ ही फॉट द ब्रिटिश टू विन इंडिपेंडेंस फॉर ऑल दोज 13 कॉलोनीज़. तो अब ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का नाम है टीपू सुल्तान, चैप्टर नंबर 2, एंड टाइटल है द टाइगर ऑफ मैसूर. ठीक है, मैसूर का आपने नाम सुना होगा, कर्नाटका में है. इट इज़ इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका नाउ इन साउथ इंडिया. और ये बहुत मशहूर है, इनके ऊपर सीरियल भी बना है और एवरीबडी नोज़ अबाउट हिम. सब इनके बारे में जानता है. शेरे मैसूर भी इनको कहा जाता है, शेरे मैसूर. इनका बहुत इम्पॉर्टेंट कोट है कि शेर की ज़िंदगी का एक लम्हा गीदड़ की 7 साल ज़िंदगी से बेहतर है हमारी. इट इज़ बेटर, फेमस कोट है कि इट इज़ बेटर टू लिव लाइक 1 सेकेंड, अ मोमेंट लाइक अ लायन देन टू लिव 100 years लाइक ए गीदड़. तो बहुत बहादुरी में नाम है इनका. बहुत बहादुर सुल्तान थे. सुल्तान बादशाहों के लिए यूज़ होता था, किंग्स के लिए यूज़ होता था. इंडिया में किंग्स के लिए राजा यूज़ होता है, महाराजा यूज़ होता है, बादशाह यूज़ होता है, पातशाह यूज़ होता है, राणा यूज़ होता है. देयर आर मेनी वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर रूलर्स इन इंडिया. तो ही वॉज वन ऑफ द रूलर्स, और रूलर थे मैसूर के. तो मैसूर इज़ करेंटली अ सिटी, एक सिटी है. आप जाइए, घूमिए कर्नाटका में. बेंगलोर से आगे जाइएगा तो आपको मिलेगा. बड़ा खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छा महल है वहाँ पे. और उसी के आसपास श्रीरंगापट्टनम है, देवनहल्ली है, ये सब. तो अर्लियर मैसूर वॉज नॉट जस्ट अ सिटी. मैसूर सिर्फ एक शहर नहीं था. मैसूर वॉज अ काइंड ऑफ किंगडम. एक किंगडम था, उसमें बहुत सारे शहर थे, बहुत बड़ा एरिया पे उसका कंट्रोल था. उस पूरे किंगडम का नाम मैसूर था. अभी वो एक छोटा सा शहर हो गया है, उसको टीपू का शहर भी कहते हैं. तो ये उस मैसूर का पूरे स्टेट का रूलर था, ये उस सिटी का रूलर नहीं था. ये क्लियर होना चाहिए. अब इसके बहादुरी के बहुत चर्चे हैं. तो चर्चे सिर्फ इंडिया में नहीं हैं, इंडिया के बाहर भी हैं. व्हेन यू गो टू ब्रिटिश म्यूज़ियम, वॉर म्यूज़ियम में वहाँ जाएंगे जहाँ पे ब्रिटिश ने पूरी दुनिया पे करीब करीब कब्ज़ा किया हुआ था अंग्रेज़ों ने एक टाइम में. हम लोग 7th क्लास में और 8th में काफ़ी डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे. तो उस टाइम में जब व्हेन ब्रिटिश हैड कैप्चर्ड ऑलमोस्ट होल ऑफ द वर्ल्ड, एशिया, अफ्रीका, काफ़ी पोर्शन, अमेरिका तक, क्योंकि अमेरिका वाज फाइटिंग ब्रिटिश. आप देखिएगा जॉर्ज वाशिंगटन भी ब्रिटिश को ही फाइट कर रहे थे, वहाँ तक ग़ुलाम थे ब्रिटिश के सब. तो उस कंडीशन में ब्रिटिश के जो वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल एनिमी में दुनिया में नाम आता है, एनिमीज़ में, कि सबसे बड़ा दुश्मन जिसने ब्रिटिश को टक्कर दी कांटे की, उसमें नाम आता है टीपू सुल्तान का. ये वो भी मानते हैं. मतलब इंडिया से जो उन्होंने एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है इन ब्रिटेन, कि उस टाइम में जब इनका राज था पूरी दुनिया में, तो कौन कौन बहादुर लोग इनको पूरी दुनिया में मिले. तो इंडिया से सिर्फ एक आदमी का वहाँ पे नाम है, दैट इज़ टीपू सुल्तान. तो दे ऑल्सो अप्रिशिएट हिज करेज. अब ये कहानी उसी आसपास की है जब अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन के लीडरशिप में वहाँ पे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था. उससे पहले फ्रांस से लड़ाई हुई थी ब्रिटेन की, वो भी अमेरिकन सॉइल पे, जहाँ पे जॉर्ज वाशिंगटन ने ब्रिटेन को साथ दिया था. बाद में 13 डिफरेंट कॉलोनीज़ आ गई एंड दे फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश. उस टाइम में यहाँ पर इंडिया में, कहाँ अमेरिका है, अटलांटिक से उधर, और यहाँ इंडिया में इंडिया के सदर्न पोर्शन में एक छोटा सा स्टेट था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अकेले चैलेंज कर रहा था. और 4 वॉर्स हुए हैं, 3 ट्रीटीज साइन हुए हैं बीच में, ब्रिटेन एंड मैसूर के रूलर्स के बीच में, टीपू सुल्तान और उनके फादर हैदर अली के बीच में 4 लड़ाइयाँ हुई हैं, जिनको एंग्लो मैसूर वॉर्स बोलते हैं. ये आपको क्लास 8 में पढ़ना है काफ़ी डिटेल में. थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मैं बता दूंगा. देयर हैव बीन 4 वॉर्स एंड 3 ट्रीटीज़. 3 समझौता हुआ है, हर लड़ाई के बाद समझौता हुआ है. तो उस 4 में 2 में मैसूर जीता था. लास्ट के 2 में अकेला पड़ गया था वो. तो चौथे में तो टीपू सुल्तान शहीद हो गए. टीपू सुल्तान का नाम इसलिए भी बहुत मशहूर है क्योंकि ये
जंग के मैदान में खुद जाते थे, और ये जंग के मैदान में ही डाइड इन द बैटल फील्ड, और सीने पे गोली लगी। मतलब भागे नहीं, जब तक ताकत था लड़ते रहे, केप्ट ऑन फाइटिंग, ही नेवर रैन अवे, समझौता नहीं किया, ही डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज़। वो हो सकता है दोस्ती कर लेते ब्रिटिश से, उस टाइम में बहुत सारे राजाओं ने किया। खुद जिस राजा को बाद में ब्रिटिश ने टीपू सुल्तान के मरने के बाद वहाँ पे बैठाया गद्दी पे, वो ब्रिटेन का पपेट, मतलब पपेट होता है, पपी होता है, कुत्ते का बच्चा, वो आप जैसे उसको करते हो बिहेव करने वैसे ही वो करता है। तो देयर वाज अ पपेट ऑफ ब्रिटिश, एक ब्रिटिश का वैसे पिल्ला समझ सकते हैं आप, यू कैन से इन हिंदी। तो वो वहाँ बैठाया गया, वो भी इंडियन था। वो कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसने समझौता किया, उसने घुटना टेक दिया ब्रिटिश के आगे। तो निज़ाम ने कई जगह कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो हैदराबाद, वो हम लोग पढ़ेंगे सारा, काफ़ी डिटेल में 8th क्लास में है। तो ये भी कर सकते थे कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड अपनी टेरिटरी पे अपना रूल, इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर हिम। दैट इज़ वाई उस पूरे ड्यूरेशन में, जब ब्रिटिश यहाँ पे कब्ज़ा कर रहे थे, उस पूरे ड्यूरेशन में इंडिया में एक सिंगल आदमी था जो लास्ट तक जिसने समझौता नहीं किया ब्रिटिश से। तो आज भी ब्रिटिश उसको मानते हैं कि ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओपोनेंट्स दैट द ब्रिटिश एवर फेस्ड इन देयर ग्लोरियस डेज। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये टीपू सुल्तान जो था, वो उसको हिस्टोरियंस ने, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, हिस्ट्री लिखने वाले थे, तो उन्होंने इनके बारे में बहुत सारी गलत बातें भी लिखी। इनको लिखा ही वॉज मैड, ही वॉज बैरबेरियन, मतलब ये जालिम था। और उसकी उस तरह की हिस्ट्री को लेकर अभी भी बहुत ज़्यादा कर्नाटका और उसके आसपास के पोर्शन में कम्युनल टेंशन्स, हिंदू मुस्लिम क्रिएट करने का, हिंदू हेटिंग कहा जाता है इसको, जबकि ऐसा नहीं था। ब्रिटिश एक्चुअली में टीपू सुल्तान से बहुत चिढ़ते थे, क्योंकि दे फियर्ड हिम, क्योंकि वो डरते थे तो उससे नफरत करते थे, तो दे हेटेड हिम, सो दे रोट अबाउट हिम। उन्होंने गलत सलत इनके बारे में लिखा कि वॉज ए मैड बारबेरियन, पागल था। जबकि टीपू सुल्तान वॉज वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड सोल्जर, बहुत क्वालिफाइड सोल्जर था, बहुत अच्छा रूलर था, ही वॉज ए ग्रेट रूलर, ही वॉज लव्ड बाय हिज सब्जेक्ट्स। उसके रियाया जो है उसको बहुत पसंद करती थी, और पढ़ा लिखा बहुत था। मतलब उसने कैलेंडर बनाया था एक अपना, आपको मैंने PDF लिखा है, उसमें भी शॉर्ट में बता। उसने तो, अब कोई जाहिल आदमी, कोई मैड और पागल आदमी नया कैलेंडर, जैसे हम लोग सोलर कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर, वॉट एवर वी आर फॉलोइंग, तो इसने ल्यूनी सोलर कैलेंडर एक पूरा बनाया था। और आपको वहाँ पे सिल्क का इंडस्ट्री जो है मैसूर में पूरा इस्टेब्लिश करवाया था। और ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द इन्वेंटर्स ऑफ द फर्स्ट वॉर रॉकेट का जो यूज़ शुरू हुआ है, वो कहा जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा है, कई ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने माना है कि उसको इन्वेंट करने वाला, इनोवेट करने वाला वो भी टीपू सुल्तान ही था। उस वक्त जब इंडिया के रूलर्स के पास पुराने हथियार थे, गुजरे ज़माने के हथियार थे, तो टीपू सुल्तान हैड द मोस्ट मॉडर्न वीपन्स। और ये फ्रांस का भी हेल्प लेते थे, फ्रांस से इनकी दोस्ती थी। तो ये इनोवेटर थे, इन्होंने नई टेक्निक्स, नए वीपन्स, और पब्लिक के लिए भी बहुत वेलफेयर का काम किया। तो ये कोई पागल आदमी ऐसा नहीं करेगा, ये कोई बहुत क्वालिफाइड है। ये अपना फरमान अपने से लिखते थे, अपने ही राइटिंग भी अपने करते थे वो। एंड ही वॉज अ वेरी गुड सोल्जर तो थे ही, क्योंकि इतने बड़े, दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत जिसकी फ़ौज से पूरी दुनिया थर्राती थी, वहाँ पे उनको इन्होंने 2 वॉर्स में, समझो, इन लोगों ने हरा दिया था, और फिर कंटिन्यू लड़ते रहे, सरेंडर नहीं किया। तो टीपू सुल्तान वॉज एन वेरी इफ़िशियंट रूलर, बहुत ही इफ़िशियंट थे। एंड ही वॉज इनोवेटर, फार साइटेड मैन थे। उन्होंने वहाँ सिल्क इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की, उन्होंने वहाँ पे मैसूर सिल्क अभी भी आता है, बहुत वहाँ के साड़ी वगैरह और चीज़ें मैसूर सिल्क के नाम से, ये पूरा टीपू सुल्तान का इस्टेब्लिश किया हुआ है। प्लस फ़ौज वगैरह में भी काफ़ी न्यू मेथड्स, न्यू टेक्निक्स, वो फ्रेंच, मॉरिशस जाकर आप पढ़ेंगे, वहाँ से फ्रेंच ट्रेनर्स को लाते थे, जो अभी ब्रिटेन में चल रहा है, नई चीज़ें यूरोप में चल रहा है, उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करते थे। इसीलिए ब्रिटेन को इनको हराना मुश्किल हो गया था। तो ये, और पलट बहादुर था, ही वॉज एक्सट्रीमली करेजियस मैन। उस टाइम में उतना बहादुर बंदा कोई नहीं था पूरे इंडिया में, पूरे इंडियन टेरिटरी में। तो ये टीपू सुल्तान के बारे में, और इसके सीरियल्स भी बने हैं इसके बारे में, तो देखेंगे। दैट इज़ वाई वी हैव टू रीड अबाउट हिम।
जॉर्ज वॉशिंगटन के बाद ये चैप्टर आया है, मतलब उसी टाइम का है, उसी टाइम का जब ब्रिटेन में अमेरिका में ब्रिटेन के ख़िलाफ़ लड़ाई चल रही थी, उसी टाइम में करीब करीब टीपू सुल्तान यहाँ पर इससे लड़ रहे थे। ही वॉज फाइटिंग द ब्रिटिश। और अमेरिका में भी, बाद के हिस्टोरियंस ने लिखा, अमेरिका में भी ये बात फैली थी कि इंडिया में एक रूलर है, इंडिया के सदर्न पोर्शन में, टीपू नाम है उसका, जिसने ब्रिटेन की हालत ख़राब कर दी है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ है कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांस में एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हुआ है नेपोलियन, उसके बारे में वी आर गोइंग टू रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो नेपोलियन जब फ्रांस का रूलर बना, बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर बना, तो टीपू सुल्तान ने उसके पास भी आदमी भेजा था और ही वॉज होपिंग कि नेपोलियन अगर इजिप्ट को क्रॉस करके इंडिया की तरफ आता है तो टीपू सुल्तान उसके सपोर्ट से ब्रिटिश को यहाँ से भगा देंगे। अगर नेपोलियन कामयाब हो जाता इजिप्शियन अपने जो उन्होंने अटैक किया तो एडवेंचर में, तो हो सकता है कि इंडिया की हिस्ट्री अलग होती। ये ख़तरा अंग्रेज़ों ने भांप लिया था, ब्रिटिश को ये पता चल गया था कि टीपू सुल्तान और फ्रांस में, फ्रेंच रूलर्स में नेपोलियन के आने से पहले भी दोस्ती थी, जो कुछ वॉर तक चली। बाद में जब वहाँ पे उथल पुथल हुई, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लुईस 16 एंड ऑल दैट। तब जब उथल पुथल वहाँ शुरू हो गई, तब उन्होंने सपोर्ट खींच लिया, तो टीपू सुल्तान यहाँ कमज़ोर हो गए और फिर अकेले लड़ना पड़ा उनको लास्ट 2 वॉर्स उस टाइम में। और उसके बाद नेपोलियन जब वहाँ पे आ गया, तो नेपोलियन से भी इनका अच्छा टर्म था। ही वॉज होपिंग कि किसी तरह से उसको लेकर आए और उनको अलाइज बना के ब्रिटेन को यहाँ से थ्रो आउट कर दें, तो हिस्ट्री वुड हैव बीन डिफरेंट। तो इतना बड़ा चैलेंज बन गए थे ये ब्रिटेन के लिए कि ब्रिटेन ने स्पेशल आदमी वहाँ से भेजा कि जाओ, तुम्हारा सिर्फ यही काम है कि किसी भी तरह टीपू सुल्तान को ख़त्म कर दो। तो लास्ट वाले वॉर में टीपू सुल्तान वो इसीलिए आया ही था, वो गवर्नर जनरल को भेजा गया इंडिया कि जाओ, योर ओनली वर्क इज़ टू फिनिश ऑफ टीपू सुल्तान। उसने अलाइज बनाया, इंडिया के रूलर्स को मिलाया और मिलाकर टीपू सुल्तान पे हमला किया। कोई सपोर्ट नहीं था, और लेकिन टीपू सुल्तान ने समझौता नहीं किया, भागे नहीं और जंग के मैदान में शहीद हुए। तो ये 3-4 बातें हैं वाई टीपू सुल्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये था कि ब्रिटिश से लड़ क्यों रहे थे, ब्रिटिश वहाँ क्यों आ गए थे। तो अब इंडिया देखेंगे, इंडिया ऑफ 1760s, ये जो इंडिया है ये बहुत बड़ा इंडिया था एक्चुअली में। ये पूरा ये कश्मीर है, ये देखेंगे इधर पाकिस्तान है, ये पूरा ऐसा मिला हुआ था, इधर बांग्लादेश ये सब मिला हुआ था इंडिया का पोर्शन। ये इंडिया का कोस्टल एरिया है, ये बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है और ये इंडियन ओशन है। तो यहाँ पे मसाला होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। ब्रिटेन इधर से आए थे सब, इधर देखिए एशिया है, इधर है, यहाँ पे है आपका यूरोप, ये अफ्रीका है, ये मेडिटेरेनियन है, यहाँ पे रेड सी है। आप लोग थोड़ा थोड़ा वर्ल्ड मैप को जानते होंगे। तो ये लोग यहाँ ब्रिटेन है, इंग्लैंड वगैरह है, यहाँ फ्रांस है, इसके बीच में इंग्लिश चैनल है। तो यहाँ से ये लोग आए थे। आपको मालूम होगा कि वास्को डी गामा ने रास्ता खोजा था, तो वो रास्ता मिल गया था इनको इधर से आने का। फिर बाद में इधर से भी आने लगे थे ये लोग, इधर से भी आने लगे थे, इधर से भी आने लगे थे। तो देयर हैव बीन मेनी रूट, सी रूट ये भी था, बाद में यहाँ पे सुएज कैनाल बनाया था इन्होंने। तो ये सब आते थे इस पोर्शन में यहाँ का सामान ट्रेड करने के लिए, स्पाइस ट्रेड और भी चीज़ें यहाँ पर लेके जाते थे। तो इन्होंने यहाँ पे बॉम्बे है, इधर है आपका चेन्नई है, ये पूरा मालाबार कोस्ट है, तो यहाँ ये कोलकाता है, यहाँ पे इन्होंने पोर्ट्स टाउन्स पे कब्ज़ा किया था, पोर्ट्स बनाए थे, बड़े बड़े हार्बर्स बनाए थे जहाँ पे इनके शिप्स आते थे और यहाँ से माल लेके जाते थे। अब इंडिया जो था, इंडिया इतना बड़ा था, मुग़ल डायनेस्टी ख़त्म होने लगी थी, 7th क्लास में पढ़ेंगे लेटर, मुग़ल्स आ गए थे। अब मुग़ल डायनेस्टी का उतना कंट्रोल नहीं रहा था, जो मराठा थे वो भी कमज़ोर हो गए थे। तो धीरे धीरे ब्रिटेन ने इस एरिया पे कब्ज़ा करना शुरू किया। तो ये यहाँ पे क्यों यहाँ से आने लगे थे, तो ये हम लोग पढ़ेंगे 7th-8th क्लास में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड ऑल दैट, ठीक है। तो यहाँ से आने लगे थे लोग, और ये यहाँ पे बहुत सारा माल, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी, और ये फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री में बहुत सारा रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती थी, बहुत सारा सामान बनता था उसको बेचने के लिए। तो उनको में मार्केट चाहिए था, वो हम लोग 7th में 8th में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब ये मानो कि इस पे कब्ज़ा करने के लिए इंडिया पे ये लोग आते थे। सिर्फ ब्रिटेन नहीं आता था, पूरे यूरोप से आते थे। ब्रिटेन आता था, यूरोप उस डेनमार्क आता था, हॉलैंड आता था, फ्रांस आता था, जर्मनी आता था, ये सब लोग आते थे। इसमें सबसे ज़्यादा ब्रिटिश आते थे, उसके बाद फ्रांस।
तो इन लोगों ने पोर्ट एरियाज़ पे कब्जा करना शुरू किया। अब इंडिया में मुग़ल औरंगज़ेब के बाद मुग़ल्स की हालत बहुत ख़राब होती गई थी। तो इंडिया वॉज एट दैट टाइम डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर स्टेट्स। ये सब अपना अपना किंगडम था, एक छोटा छोटा स्टेट, कोई सबका इसका रूलर अलग था, इसका रूलर अलग था, इसका रूलर अलग था, इसका अलग था, इसका अलग था। तो इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू मैनी हंड्रेड्स ऑफ किंगडम्स, बहुत सारे किंगडम्स में। और ये जो राजा थे, इसका जो किंग हुआ, इसका किंग हुआ, ये दोनों एक दूसरे से जलते भी थे, एक दूसरे से नफरत भी करते थे। तो ब्रिटिश यहाँ पे आए, तो ब्रिटिश ने क्या किया, देखा कि कोई भी रूलर एक दूसरे को पसंद नहीं करता, बहुत छोटे छोटे स्टेट्स हैं, तो इसने एक एक करके कब्ज़ा करना शुरू किया। और ये राजाओं की आपस में दुश्मनी जो थी, और राजा जो है, किंग्स जो हैं, रूलर्स जो हैं, एक दूसरे से जो नफरत करते थे, जेलेसी थी, उसका फ़ायदा उठाकर इन्होंने धीरे धीरे पूरे इंडिया पे कब्ज़ा, अलग अलग पॉलिसी से पूरे इंडिया पे कब्ज़ा करना शुरू किया। और कब्ज़ा करने का यही मतलब था कि यहाँ पे पैसा कमाओ और यहाँ से लूट के सारा पैसा जो है, सारी दौलत जो है इंग्लैंड ले जाओ, यही उनका मकसद था। तो इस यहाँ पे उस टाइम में एक बहुत बड़ा स्टेट था, ये गोवा से नीचे करीब करीब ये पोर्शन आप ले लो, ये थोड़ा सा इधर छोड़ दो, इधर छोड़ दो, इधर छोड़ दो, ये हो गया महाराष्ट्र, मराठास, ये हो गया निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये हो गया कार्नेटिक, ये हो गया ट्रैवनकोर, ठीक है। यहाँ पे चेन्नई है। ये जो पोर्शन है बहुत बड़ा, जिसमें ये मालाबार कोस्ट आता है, आप लोग पढ़े होगे, जो साउथ वेस्ट कोस्ट है, मालाबार कोस्ट, ये पूरा एरिया है मैसूर का, ये पूरा कोस्ट लाइन है इसके पास, और ये एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे है, ये पूरा ट्रेड रूट इसके कब्ज़े में है। तो ब्रिटेन चाह रहा था कि ये पूरा एरिया पे कब्ज़ा हो जाए इसका, इस कोस्ट लाइन पे कब्ज़ा हो गया कम से कम। तो अब इन्होंने, और ये बहुत इनको लगता था, टीपू सुल्तान चाहते थे कि इन सब के साथ मिलकर ब्रिटेन को भगाए, लेकिन महाराष्ट्र जो मराठास थे, उसके बारे में पढ़ना है हमें बाद में डिटेल में, मराठास चाहते थे कि उनका एरिया थोड़ा बढ़ जाए। निज़ाम ऑफ हैदराबाद यहाँ पे चाहते थे, हैदराबाद एक बहुत बड़ा किंगडम था, वो चाहते थे कि वो कुछ एरिया को ले लें, कार्नेटिक चाहता था कुछ एरिया को ले लें। तो ये सब थे तो इंडियन, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे से फाइट करते थे, एक दूसरे के जेलस थे, अपना एरिया को, सेल्फिश थे। तो ब्रिटेन ने मराठाओं को, निज़ाम को, कार्नेटिक को, ट्रैवनकोर को, सबको मिलाकर मैसूर पे हमला किया। ये लड़ाई होती थी तो ब्रिटेन अकेला नहीं होता था, ब्रिटेन के साथ ये इनके चारों तरफ मैसूर के जो स्टेट्स हैं वो सारे होते थे, और इधर मैसूर अकेला होता था। फर्स्ट 2 वॉर में इसको फ्रांस का भी कुछ कुछ साथ मिला, सेकंड में थोड़ा मिला, आधे के बाद, हैदर अली के मरने के बाद फ्रांस का सपोर्ट ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद जीता था सेकंड वाला। उसके बाद नहीं मिल पाया कि फ्रांस में दूसरी हालत हो गई थी। तो यहाँ सारे लोग मिलकर इस पर हमला करते थे। तो टीपू सुल्तान के जो फादर थे उनका नाम था हैदर अली। तो हैदर अली एक सोल्जर थे, और फिर 1760 कुछ में उन्होंने मैसूर स्टेट बनाया, मैसूर किंगडम बनाया, और उन्होंने अपने बेटे को, जो टीपू सुल्तान थे, उनको पढ़ाया लिखाया, लेकिन बहुत अच्छा सोल्जर भी बनाया। वो चाहते थे, ही वांटेड के टीपू सुल्तान बहुत अच्छा सोल्जर बने। क्यों सोल्जर बने अच्छा? क्योंकि उनको मालूम था कि मैसूर इज़ सराउंडेड बाय एनिमीज़ फ्रॉम ऑल साइड्स। मैसूर स्टेट के चारों तरफ क्या है? मैसूर के एनिमीज़ है, ब्रिटिश से लड़ना है, इसीलिए वो चाहते थे कि टीपू सुल्तान बहुत अच्छा। तो टीपू सुल्तान फादर्स नेम वाज हैदर अली। अली वाज अर्लियर अ सोल्जर, देन ही फाउंडेड अ न्यू किंगडम, दैट इज़ किंगडम ऑफ मैसूर। और इन्होंने अपने बेटे टीपू सुल्तान को बहुत अच्छा पढ़ाया भी, बहुत अच्छा सोल्जर भी बनाया। ही वांटेड टीपू टू बी अ ग्रेट सोल्जर बिकॉज एट दैट टाइम मैसूर वाज सराउंडेड बाय मेनी एनिमीज़ फ्रॉम ऑल साइड्स। ब्रिटिश जो था वो उसने यहाँ तक कब्ज़ा कर लिया था, या मिला लिया था, या दोस्ती कर ली थी, कुछ न कुछ करके सबको अपने तरफ कर लिया था। मतलब सबसे उनका तरफ करने का मतलब था कि वहाँ से वो फ़ायदा उठा रहा था, वहाँ से वो वेल्थ कमाकर ब्रिटेन जाने का, कोई ना कोई ले जाने का रास्ता निकाल चुका था। यहाँ पर उसको नहीं मिल रहा था, इसीलिए यहाँ से लड़ाई चल रही थी कंटिन्यू। और ये थोड़ा सा सपोर्ट, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन की हर जगह लड़ाई होती थी, तो जैसे जॉर्ज वाशिंगटन ने वहाँ पे फ्रांस का हेल्प लेकर आज़ाद कराया था, तो वह उसी टाइप का सपोर्ट टीपू फ्रांस का थोड़ा बहुत लेता रहता था। हैदर अली ने लिया था और फिर टीपू ने लिया था। तो 1 और 2 सेकंड में, हाफ में उसको सपोर्ट मिला, उसके बाद सपोर्ट नहीं मिला। तो ये है, इतने सारे एनिमीज़ हैं, प्लस ब्रिटिश का कब्ज़ा यहाँ है, यहाँ है। इस पूरे को 2 जंग में, 4 जंग हुई है एंग्लो मैसूर वॉर में, 2 में
इन लोगों ने रोक कर रखा। तो ये आपको मैप में पता होना चाहिए कहाँ पे है। उस पूछा जाता है कि what was the condition of India at that time. तो India was being ruled by many different rulers. There were many hundreds of small kingdoms. Each one was ruled by a different ruler, and all these rulers were jealous of each other. They did not like each other. They hated each other, and they helped British in eliminating the other. मतलब ये हेल्प करते थे ब्रिटिश को कि चलो तुम इसको हरा दो। ये इनको नहीं समझ में आ रहा था कि वो पहले उसको हराएगा तो फिर हमको भी हराएगा। वही हुआ बाद में, मराठाओं के साथ हुआ, सिख्स के साथ हुआ। ये लोग पहले सपोर्ट में आए ब्रिटेन के, बाद में ब्रिटेन ने इनको भी हरा दिया। तो ये उस चीज़ को फोर्स ही नहीं कर पाए, देख नहीं पाए, कोई सेंट्रल लीडर नहीं था, और ब्रिटेन यहाँ पे गुलाम बनाने आए थे ताकि यहाँ के वेल्थ को लूट कर लेके जा सके। तो उस टाइम में ब्रिटेन को अपोज कर रहे थे टीपू सुल्तान। ये उस टाइम के इंडिया की कहानी है। दैट इज़ वाई इनके करेज की और ज़्यादा तारीफ होती है। ठीक है, तो 2 PDF आपको दिए गए होंगे, तो आप वो दोनों कोशिश कीजिए कि PDF को फ़ोटोकॉपी निकाल लें, ताकि उसमें आपको कलर फ़ोटोकॉपी निकाल लिएगा फर्स्ट PDF का, तो उसमें काफ़ी सारा टैंक्स वगैरह इसका फ़ोटो है, तो वो अच्छा रहेगा। आपको मैप का भी दिया हुआ है मैंने। उसके बाद क्वेश्चन है कि उसमें टीपू में कौन कौन से एनिमीज़ थे, तो एनिमीज़ आप देख लीजिए। नॉर्थ, ऊपर जाइएगा नॉर्थ में, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, मराठास हैं। इधर नॉर्थ थोड़ा सा ईस्ट हो जाइए, निज़ाम ऑफ हैदराबाद है, हैदराबाद एक स्टेट है पूरा यहाँ पे। इधर आपको चले जाइएगा साउथ में और ईस्ट में कर्नाटिक है, यहाँ पे ट्रैवनकोर है। देवर फ्रेंड्स विद ब्रिटिश। तो ये चारों तरफ से, और ये जो है आपका कोस्ट लाइन है मालाबार, इस पर कब्जा है। तो ये एक क्वेश्चन इसमें आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ब्रिटेन का जो सेंटर था बॉम्बे था, यहीं पे सूरत था गुजरात में, यहाँ चेन्नई था, चेन्नई पे भी चेन्नई जिसको उस टाइम में मद्रास बोला जाता है, मुंबई को उस टाइम में बॉम्बे बोला जाता था, कलकत्ता में था, तो कलकत्ता यहाँ पे है, यहाँ चेन्नई, यहाँ भी सेंटर था ब्रिटेन का, यहाँ भी सेंटर था, बॉम्बे में भी था, सूरत में भी था। तो ब्रिटेन भी चारों तरफ से थे, और ये फिर एनिमीज़ भी थे। तो ये पूछा जाएगा एनिमीज़ कौन कौन से थे, तो आपको सारा लिखना होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, वाई डिड हैदर अली वांट his son to become a great soldier? Because at that time Mysore was surrounded by enemies from all sides. तो he wanted Tipu to become a great soldier. तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं कि मराठास किस साइड हैं, निज़ाम किस साइड हैं। तो आप मैप देख लीजिएगा तो आपको समझ। एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। तो देयर वाज नो सेंट्रल रूलर, मुगल रूल हैड डिक्लाइंड, औरंगजेब के बाद डिक्लाइन हो गया था, देयर वर मेनी स्टेट्स। ये सारा क्वेश्चन आप इजीली लिख सकते हैं। एंड इंडियन रूलर्स हेटेड ईच अदर। तो ये 4 लड़ाई है। 4 लड़ाई के लिए एक पेज मैंने अलग से आपको दिया है, उसमें वो हम लोग देख लेते हैं। देयर हैव बीन 4 वॉर्स, एंग्लो मैसूर वॉर्स उसको बोलते हैं। एंग्लो मैसूर वॉर्स। तो 4 लड़ाइयाँ हुई हैं, आप देखेंगे 1 2 3 4। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये फाइनल वॉर है। और इसमें 3 ट्रीटीज़ है, एक लड़ाई के बाद एक ट्रीटी यहाँ है, एक समझौता यहाँ हुआ है, एक समझौता यहाँ हुआ है। पहली लड़ाई जो हुई है, आपको एक शीट भी PDF भी है, भेज दूंगा मैं, उसको आप लिख लीजिएगा। ये है 1767 से 1769 तक फर्स्ट लड़ाई है। दूसरी है 1780 से 84 तक। थर्ड है आपको 1789 से 1792 तक। फोर्थ आपको है 1799। 1799 में टीपू डाइट इन द बैटलफील्ड। ये 4 लड़ाइयाँ हुई हैं जिनको एंग्लो मैसूर वॉर्स बोलते हैं। दीज एंग्लो फॉर ब्रिटिश, मैसूर मतलब हो गया टीपू सुल्तान। तो ये पहली लड़ाई जो थी वो हैदर अली के बीच में थी। हैदर अली, और यहाँ पे हैदर अली थे, हैदर अली वॉज द फादर ऑफ टीपू सुल्तान, ये थे। एंड ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर बोला जाता है इसको। और इस लड़ाई में ब्रिटिश वॉज डिफीटेड, ब्रिटिश वॉज डिफीटेड। ये ब्रिटिश को हरा दिया था इसने, हैदर अली ने। थोड़ा फ्रेंच का भी सपोर्ट मिला था। और यहाँ पे जो ट्रीटी साइन हुई उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास। जो चेन्नई है, चेन्नई में जाकर ट्रीटी साइन हुई। इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। पूरा कार्नेटिक जो रीजन है, जैसे ये इंडिया है ना, ये वाला मैसूर का पूरा पोर्शन था, ये कार्नेटिक था पूरा। तो इस पूरे पोर्शन पे हैदर अली का कब्जा हो गया था इस समझौते के अकॉर्डिंग।
इस समझौते में भी जो मैसूर था वो अप था, मतलब मैसूर का अपर हैंड था, समझो जीता हुआ हैंड था। तो ये पहला है आपका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में। दो चीज़ याद रखना है, ब्रिटिश वॉज डिफीटेड एंड ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास में पूरा जो मद्रास का जो ये जो कार्नेटिक कर्नाटका वाला जो ये वाला जो रीजन है पूरा ईस्ट वाला, वो इनके कब्जे में आ गया था। ठीक है। नंबर 2 जो लड़ाई हुई है इसमें हैदर अली के टाइम में स्टार्ट हुई और बीच में ही इन द सेंटर हैदर अली डाइड। हैदर अली डाइड। तो हैदर अली जब मरे थे तो ब्रिटिश वॉज वेरी हैप्पी कि चलो हैदर अली गया। उनको ये पता नहीं था कि टीपू सुल्तान ज़्यादा ख़तरनाक है, ज़्यादा डेंजरस है। तो टीपू सुल्तान ने बीच में टेक ओवर किया, इसमें बीच में सुल्तान बनाया। इस टाइम इस बीच में फ्रेंच का सपोर्ट यहाँ से कट गया, तो अब दो चीज़ हट गया। हैदर अली का इंतकाल हो गया, फ्रेंच सपोर्ट किसी वजह से वहाँ फ्रेंच में अपना प्रॉब्लम हो गया था फ्रांस में, वो हट गया, तो टीपू सुल्तान अकेला रह गया। बाकी सब लोग मिलके इसमें थे लड़ाई में। इस लड़ाई में ये जो लड़ाई हुई थी इसमें दो बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। हैदर अली का इंतकाल हो गया, फ्रांस ने अपना सपोर्ट खींच लिया, लेकिन टीपू सुल्तान ने बहुत ब्रेवली फाइट किया। ये ऑलमोस्ट विनिंग थे, ब्रिटिश को लगने लगा कि नहीं इससे जीत नहीं सकते हैं। तो मैंगलोर में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई, एक समझौता साइन हुआ। ये लास्ट समझौता था जो किसी इंडियन रूलर और ब्रिटिश में साइन हुआ था पूरे हिस्ट्री में, जिसमें इंडियन रूलर्स का हैंड्स अप था, मतलब ये विनिंग पोजीशन में थे। इन लोगों के बीच में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ। इसमें बहुत सारा सिग्नेचर था कि हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपको कोई हमला करेगा तो हम आएंगे उसमें। तो इस तरह का बहुत सारा वादे, ब्रिटिश जो हमेशा झूठे वादे करते थे वो इन्होंने यहाँ पे किया, और ये खूब ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के नाम से ये फेमस हुआ। और उसके बाद टीपू को टाइम मिल गया, और टीपू ने उस टाइम में इस समझौते के बाद बहुत सारा डेवलपमेंट का काम मैसूर में किया। थोड़ा शांति, 5-6 साल का पीस इस्टेब्लिश हुआ। तो उसमें वो जो कैलेंडर से है वो प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए, सब्जेक्ट्स के लिए जो काम कर सकते थे वो उन्होंने किया। सो दैट पीपल ही प्रूव टू बी एन इफिशिएंट रूलर, एक इफिशिएंट रूलर भी प्रूव किया अपने आप को उसने। तो ये सेकंड के बाद था। थर्ड जो है आपका, अब आप थर्ड देखेंगे। थर्ड ये हुआ है 1789 से 1790। जब ये स्ट्रांग हो गया मैसूर स्टेट, तो टीपू वॉज एन एम्बिशियस रूलर, और ये था कि इससे समझौता हो ही गया है ब्रिटेन से। तो इन्होंने ट्रैवनकोर पे सोचा कि कब्जा कर लें, मतलब अपनी टेरिटरी को बढ़ा रहे हैं। अटैक्ड ट्रैवनकोर पे हमला कर दिया। अब ट्रैवनकोर का जो रूलर था वो ब्रिटिश से मिला हुआ था, तो ब्रिटिश ने उसको मौका का फ़ायदा उठाया, और ये सिर्फ ब्रिटिश ने ही नहीं, जब मराठाओं को पता चला कैसा हुआ है, वो भी फ्रेंड बन गए ट्रैवनकोर के, निज़ाम बन गए। तो ब्रिटिश, मराठा, ट्रैवनकोर, कार्नेटिक के जो पुराने रूलर्स थे और निज़ाम थे, सब ने मिलकर टीपू पे अटैक कर दिया। ये बहाना बना करके इसने ट्रैवनकोर पे अटैक किया, जबकि कोई भी रूलर उस टाइम में अपनी टेरिटरी को बढ़ाता था। वो अटैक किया, तो इसमें फ्रांस का सपोर्ट नहीं था, टीपू चारों तरफ से घिरा हुआ था, तो टीपू इस लड़ाई को जीत नहीं पाया। तो एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापटम। ठीक है। ये जो ट्रीटी थी ये टीपू का लॉस था, हार था। यहाँ तक तो विन है, इसमें भी विन है, इसमें भी विन है। ये मेजर लॉस था। इसमें हाफ ऑफ टेरिटरी टीपू को दे देना पड़ा अंग्रेज़ों को, मतलब जो लोग लड़ रहे थे इनके दुश्मनों को। तो ये जो टीपू का पूरा पोर्शन था ये मैसूर, तो ये वाला ऊपर वाला पोर्शन मराठाओं ने ले लिया, इधर वाला पोर्शन निज़ाम ने ले लिया, ये मराठा ले लिया, निज़ाम ले लिया, और ये जो पोर्शन है पूरा, ये कोस्टल एरिया का मैक्सिमम, ये ब्रिटिश ने ले लिया। तो अब टीपू के पास आधी सल्तनत बची थी और बहुत कमज़ोर हो गया था टीपू। तो इसमें टीपू की बहुत बड़ी हार हुई थी इस लड़ाई में। सब ने मिलकर अटैक किया था, फ्रांस से इनको हेल्प की उम्मीद थी, और ये मॉरिशस वगैरह की कहानी आप इसमें रीडिंग में पढ़िएगा। तो ये हेल्प नहीं मिल पाया वहाँ पे। फिर नेपोलियन को कांटेक्ट करने की कोशिश किया गया। नेपोलियन उस टाइम में पावर में आ रहा था, तो वहाँ भी फ्रांस में खुद अपील था, कुछ वहाँ रिवॉल्यूशन आ रहा था, तो उसके वजह से फ्रांस की फ़ौज और बाद में भी नेपोलियन की फ़ौज इजिप्ट में बहुत उसको कामयाबी नहीं मिली।
तो यहाँ से समझिए इसके बाद से उसको फ्रांस का सपोर्ट मिलना कम हो गया। तो ये अकेला लड़ा था और सब ने मिलकर अटैक किया था, तो सब ने मिलकर इनकी टेरिटरी को बांट लिया टीपू के। तो ये फर्स्ट मेजर लॉस है। तो 3, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, और उसके बाद है ये पहला ट्रीटी है मद्रास में, दूसरा ट्रीटी है मैंगलोर में, तीसरा ट्रीटी है मैंगलोर अलग है, मंगलुरु बोलते हैं अब इसको, और ये थर्ड ट्रीटी सेरिंगापट्टनम में साइन हुआ, जिसमें हाफ ऑफ टेरिटरी बोलो बेटे को भी देना पड़ गया शायद। तो इन लोगों ने मिलकर कब्जा कर लिया। अब उसके बाद फाइनली जब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने लगा, जब लगने लगा ये इमिनेंट थ्रेट हो गया, ब्रिटिश को लगने लगा कि फ्रांस से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट कर रहा है, नेपोलियन आ रहा है, नेपोलियन इजिप्ट की तरफ जा रहा है, हो सकता है कि ये फिर इंडिया चला जाए, वहाँ टीपू का सपोर्ट मिल जाए और फिर हमको हमारे लिए इंडिया में भी ख़तरा हो जाए। तब ब्रिटिश ने सबसे एबल जनरल, सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी जो था उनके पास, लॉर्ड वेलेस्ली, उसको भेजा कि गो एंड फिनिश टीपू सुल्तान। इससे पहले कि नेपोलियन वहाँ पहुँच पाए, आप जाइए और फिनिश कर दीजिए उसको। तो लॉर्ड वेलेस्ली वॉज बहुत ही मोस्ट डेकोरेटेड ब्रिटिश जो जनरल था, उसको भेजा गया। ही केम एज ए गवर्नर जनरल, वो यहाँ पे आए और उन्होंने पूरा प्लान किया, मराठाओं, निज़ाम और सबको कांटेक्ट किया और टीपू पे 1799 में हमला कर दिया मैसूर पे। बहुत कमज़ोर हो चुका था टीपू, और वहाँ पे उनके दरबारियों ने, उनके जो लोग थे वज़ीर वगैरह, उसमें से कई लोगों ने धोखा दे दिया उनको, पूरी कहानी है, डिच डीम। तो इन्होंने पैसा, लॉर्ड वेलेस्ली ने सारा कुछ किया, अटैक भी किया प्लस उनके दरबार में, और उसमें भी अपने लोगों को छोड़ा, जासूसों को छोड़ा, वहाँ के लोगों को पैसा और दौलत पे ख़रीद लिया जिन लोगों ने टीपू सुल्तान को धोखा दिया। और इस तरह से करके लड़ाई हुई और लड़ाई में टीपू सुल्तान शहीद हो गए। 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान शहीद हो गए। अभी भी आप जाइएगा, वो जो जगह है उसको वो घेर कर बना दिया गया है कि टीपू सुल्तान वॉज मार्टर्ड हियर। तो और लड़ाई हुई तो उस वक्त लॉर्ड वेलेस्ली और लोगों का, मतलब ब्रिटेन में लोगों ने खुशियाँ मनाई थी कि फाइनली इंडिया पे हमारा कब्ज़ा कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज टीपू सुल्तान इज़ नो मोर। तो बहुत समझिए कि अपने दुश्मन के मौत पे जश्न मनाया गया कि इतना फॉर्मिडेबल, कितना ज़बरदस्त एनिमी था ये। तो ये टीपू सुल्तान की पूरी शॉर्ट में स्टोरी है। मैं रीडिंग वीडियो आपको शेयर कर दूंगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस अब आ जाते हैं कि टीपू सुल्तान ने अपने लिए कौन सा टाइटल, जैसे बादशाह होता है, किंग होता है, राणा होता है, रूलर होता है, राजा होता है, सुल्तान होता है, टीपू सुल्तान ने अपने लिए क्या चुना? तो बादशाह चुना, इट्स पर्शियन वर्ड। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि सिर्फ सोल्जर था या अच्छा रूलर भी था? मतलब अच्छा रूलर वो होता है जो अपने प्रजा, जिसका सब्जेक्ट्स है, जो उसकी रियाया है, वो खुश रहे। तो ही वॉज अ वेरी एफिशिएंट रूलर। उसमें आप कह सकते हैं कि कैलेंडर बनाया है, सिल्क इंडस्ट्री इस्टेब्लिश किया है, पीजेंट्स का बहुत ख्याल रखता था, मनी लेंडर से बचा कर रखता था पीजेंट्स को। तो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस का नया सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद किसानों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था उन्होंने कि मनी लेंडर से कैसे, वो जो सूदखोर होते हैं, जो सूद पे पैसा देते हैं, जो किसान उस केस में फंस जाते हैं बेचारे, उससे बचा कर रखा अपने एरिया के किसान को। इसके बारे में आमतौर पे बोला जाता है कि हिंदू हेटिंग था, तो ऐसा कुछ नहीं था। ये बाद में ब्रिटिश ने और उसके जो पट्ठू हैं, जो पपेट्स हैं, उन लोगों ने मिलकर ब्रिटिश टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बातें लिखी, उसको प्रूफ करने के लिए कि मैड और बारबेरियन था। ब्रिटिश क्या करते थे ना कि जो भी उनका एनिमी होता था ना, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे, मतलब उसको बदनाम करने की कोशिश करते थे पहले, ताकि लोगों को समझा पाएँ कि तुमको इससे छुटकारा दिला दिया तो बहुत बुरे आदमी से छुटकारा दिला दिया। तो लोग मतलब अपनी ग़ुलामी के लिए ब्रिटिश को फिर शाबाशी भी दें। तो दे हैव बीन द वर्स्ट रूलर्स। ब्रिटिश जो होते हैं वर्स्ट इंपेरियल पावर हुए हैं। ये लोगों को अपने ही लोगों से नफरत करवा रहे थे, फिर बताते देखो तो इससे तुमको बचा लिया हमें। तो ये वही पॉलिसी थी। ही वॉज नॉट ए हिंदू हेटिंग, हिंदूज ऑफ हिज किंगडम लव्ड हिम एंड ही वॉज वेरी पॉपुलर अमंग हिंदूज एज वेल एट दैट टाइम। एंड ही वॉज एन एम्बिशियस रूलर। एम्बिशियस थे, एम्बिशन था उनका बड़ा, और अगर उनको सपोर्ट मिलता तो शायद इंडिया की हिस्ट्री वुड हैव बीन डिफरेंट। एंड नेपोलियन से उनको उम्मीद थी कि वो इजिप्ट के बाद यहाँ आएगा। नेपोलियन इजिप्ट में कैसे फेल हो गए, उसके बाद फेल होते चले गए, दैट वी विल रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर। उसके बाद क्वेश्चन है कि किसको भेजा गया, तो ये आपको लॉर्ड वेलेस्ली को भेजा गया था स्पेशली टू फिनिश टीपू ऑफ। एंड फ्रांस से क्यों नहीं हेल्प मिला उनको, क्योंकि फ्रांस में उस टाइम में रिवोल्यूशन खुद ही हो रहा था। बाद कैसे मरे, तो ही डाइड इन द बैटल फील्ड ऑन 4 मई 1799। से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
PDF में आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा। वीडियो आप देखिएगा तो आप आराम से, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखिए आप, कुछ बच्चे वीडियो नहीं देखते हैं, आप पूरा वीडियो अगर 2 बार में भी बैठ के देख लोगे, 15 मिनट का एक बार में, नेक्स्ट 15-20 मिनट से एक बार में, तो आपको चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर रीडिंग वीडियो में भेजता हूँ, उसको आप रीड कर लीजिए ताकि आप सही प्रोनाउंसिएशन निकाल पाएँ। वर्ड मीनिंग्स होता है, यू कैन नोट डाउन दोज वर्ड मीनिंग्स। तो ये आप आराम से चैप्टर समझ सकते हैं, आपको ये एहसास नहीं होगा कि यू आर रीडिंग ऑनलाइन। बट कुछ लोग देखते ही नहीं है, मतलब मोबाइल ले लेते हैं पेरेंट्स का और उसको गेम खेलते रहते हैं। तो ये इट विल बी योर लॉस, यू आर नॉट नो लॉन्गर अ चाइल्ड। आप बच्चे नहीं हैं, आप बड़े हो गए हैं। आप कोई पहले लोग नहीं है जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया के बच्चे पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। तो आप ये बहाना वहाना बनाना आप बंद कर दीजिए कि मोबाइल से पढ़ाई नहीं होती। खूब अच्छी पढ़ाई होती है जब तक आप हैं, अभी पढ़िए उसको आप अच्छे से। एंड वॉट हैपन टू आफ्टर हिज डेथ, ये क्वेश्चन आता है कि अब ये किंगडम जो क्या हुआ, जब टीपू सुल्तान मर गए तो इन लोगों ने मिलकर, सारे दुश्मनों ने मिलकर, जैसे गिद्ध गोश्त को नोच लेते हैं, मुर्दे के गोश्त को, वैसे ही इन्होंने किंगडम को भी बांट लिया। मराठाओं ने ले लिया, निज़ाम ने ले लिया। और वहाँ पर मैसूर पे एक पपेट रूलर था, एक हिंदू पपेट रूलर, जो ब्रिटेन का पपेट था, पपी था, पिल्ला था, उसको बैठा दिया गया। और उसने अभी जो वहाँ पे उसका महल वगैरह मिलता है, मैसूर में जाइएगा तो वो उसी पपेट रूलर का है, जो ब्रिटेन के, जो देश के गद्दार थे, जो ब्रिटेन से मिल गए थे, जिन्होंने वहाँ जो इनको ग़ुलाम बनाने वाले हैं, उन्हीं की जीवजूरी शुरू कर दी थी। अभी वहाँ उसी की तारीफ ज़्यादा होती है। तो टीपू वॉज ए पैट्रियट, टीपू वॉज देशभक्त। एंड जो बाद में रूलर्स आए वो पपेट्स, दे वर पपेट्स ऑफ ब्रिटिश। तो टीपू सुल्तान को अब एक क्वेश्चन आता है कि वाई डिड द ब्रिटिश हिस्टोरियंस, और उनके जो पट्टू हैं, पपेट्स हैं, वो उनको इग्नोरेंट, मैड, बारबेरियन कहते हैं, बिकॉज दे हेटेड एंड फियर्ड हिम। डरते भी थे, नफरत भी करते थे, क्योंकि टीपू उनका एनिमी था। टीपू उनके चालों को कामयाब नहीं होने दे रहा था, बहादुरी से उनसे लड़ रहा था। तो टीपू वॉज नाइदर इग्नोरेंट नॉर मैड, ही वॉज ए वेरी क्वालिफाइड मैन, ही वॉज ए ग्रेट सोल्जर, ही वॉज एन इनोवेटर। बहुत पढ़ा लिखा, बहुत समझदार आदमी था वो, बहुत बहादुर आदमी था। ब्रिटिश आखिर ओवरलॉर्डशिप क्यों नहीं पसंद था उसको, कि ब्रिटिश उस पर कब्जा करके, वो चाहता था इंडिपेंडेंट, आज़ाद पैदा हुआ, चाहता था कि आज़ाद रहे, वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं रहे उसका किंगडम। दैट इज़ वाई ही वॉज फाइटिंग द ब्रिटिश। एंड अभी टीपू को कैसे याद किया था, ही इज़ नाउ डेज ऑल्सो ही इज़ रिमेंबर्ड एज टाइगर ऑफ मैसूर। आप जाइएगा ब्रिटिश म्यूजियम में, वहाँ पे इंडिया के सिर्फ एक बहादुर करेजियस रूलर का उन्होंने मेंशन कर रखा है, दैट इज़ टीपू सुल्तान। तो ये बहुत बड़ी बात है उसके लिए कि उसके एनिमी भी उसकी इज़्ज़त करते थे कि ही वॉज सो करेजियस। एंड मानना पड़ा, इज़्ज़त नहीं, मानना पड़ा कि ही वॉज करेजियस। एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इनोवेटर ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट वॉर रॉकेट। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ टीपू सुल्तान। आप इस वीडियो को देख